हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक एवरीबॉडी। सुपर 50 रिवीजन बैच में एक बार सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के कोने कोने से बच्चे हमारे बीच में मौजूद हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। और ये हमारा फाइनल रिवीजन का चौथा पार्ट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरा सीडीपी को बहुत छोटे भाग में रिवीजन करें बच्चों के साथ। और ये काइंड ऑफ डिबेट, तो उसके लिए हम लोगों ने कल तक बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। लैंग्वेज एंड थॉट हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हम लोग अब थोड़ा-सा जेंडर रोल पे जाएँगे, इंक्लूसिव एजुकेशन पे जाएँगे, इंडिविजुअल डिफरेंस इत्यादि पे जाएँगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक सीटेट में हमारा लिखा रहता है कि समाज के निर्माण में लैंगिक मुद्दे, है ना? जेंडर एज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ये एक टॉपिक रहता है। तो जेंडर का जो रोल है मेनली इंक्लूसिव एजुकेशन तो हम अलग से पढ़ते ही हैं। लेकिन जो जेंडर का रोल है, उसपे काफ़ी चीज़ें होती हैं। उसमें 2 टर्म आता है जो निश्चित रूप से दोनों में से एक टर्म आपको एग्जाम में आएगा। वो है, एक तो है पूर्वाग्रह, एक है रूढ़िवादिता। पूर्वाग्रह को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बाइस। तो लैंगिक पूर्वाग्रह की हम बात कर रहे हैं तो जेंडर बाइस। और जो हम भेदभाव की बात करेंगे, लैंगिक भेदभाव, तो आप लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेशन, उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। और जो क्या कहते हैं, रूढ़िवादिता की बात करेंगे, इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप नेचर। तो कोई बताना चाहेंगे कि ये पूर्वाग्रह में और ये भेदभाव में और ये हमारा जो रूढ़िबद्धता है, इस तीनों टर्म में क्या डिफरेंस है? एनीबॉडी? फटाफट ऐसे हाथ खड़ा कर देंगे तो सब लोग। संगीता पाल, प्लीज बताइए। जी। सर, जो पूर्वाग्रह होता है कि जो पूर्व से चली आ रही हमारी धारणाएं हैं हम्म। कि लड़की को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो होता है। और जो सर रूढ़िवादिता है वो हम समाज में बनाते हैं। वो हम्म। हमारे समाज की धारणा है कि आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ओके। और सर एक और बोला सर। भेदभाव। भेदभाव तो हम हमारे द्वारा होती है। ओके। पुरुष और स्त्री में भिन्नता होती है, लेकिन उसके हम्म। आधार पर भेदभाव नहीं करना जी। रोशन जी, आपने भी इस पर सहमति जताई। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे अपने तरफ से, प्लीज? यस सर। सर, जेंडर बायसनेस का मतलब होता है कि सर किसी भी एक जेंडर को मतलब पहले ही से उसके साथ पक्षपात करना। कि हम्म। जैसे पहले ही से हम मान लेते हैं कि ये स्त्री है तो ये हम्म। कमजोरी होगी, हम्म। पुरुष है तो ये स्ट्रांग ही होगा। करेक्ट। ऐसा मतलब इसको जेंडर बायसनेस बोलते हैं मतलब। और इसी से फिर विकास होता है सर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। इसी के ठीक है। आधार पर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं। हम्म। बोलते हम्म। हैं कि ये तो कमजोर मान लिया गया, ये तो करेगी ही नहीं, कभी नहीं हम्म। कर सकती। इसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हम लोग डाल देते हैं सर। जी। और जेंडर ये स्टीरियोटाइप सर होता है कि उसमें जो पहले से चली आ रही है भावना, मतलब पुराने से ही जो बहुत पहले से चलती आ रही है कि स्त्री को बाहर नहीं आना चाहिए, स्त्री को हमेशा मर्दों से नीचे दबा के रखना, ये सर स्टीरियोटाइप हो गया पुराना, मतलब हमारा जो सोच चला आ रहा ओके। है। ओके जी। मैं इसको समराइज करूंगा। ये तीनों टर्म जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस तीन में से कोई एक टर्म आपको निश्चित रूप से 30 क्वेश्चन में से आएगा। जेंडर बाइस जो नेचर है, क्वेश्चन आपने देखा होगा, मुझे एकदम से याद आ गया, सीटेट में 2021 में भी खूब पूछा गया है ये। कि एक शिक्षिका कहती है कि जो लड़के होते हैं वो गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां जो होती है वो म्यूजिक में अच्छी होती है, या कोई फंक्शन होता है उसमें लड़कियां ही जाके फूल देंगी। तो किसी भी एक जेंडर के प्रति मन में अगर आपकी कोई बात है, पूर्व से कोई चीज बिठा ली है कि अरे नहीं, ये लड़कियां हैं, ये थोड़ी पढ़ सकती हैं, ये जो आपका पूर्व से बैठा हुआ आपके दिमाग में ग्रह है, इसको हम लोग जेंडर बाइस बोलते हैं, पूर्वाग्रह बोलते हैं। लेकिन इसके बेसिस पर जो आप धारणाएं बना लेते हैं, ठीक है, आपकी वो मन में आपके पूर्व से आपके दिमाग में ग्रह है ना? लेकिन उसके बेसिस पर जो आप धारणाएं बना लेते हैं, जो बेसिकली सच्चाई से बहुत दूर है ना, उसको रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं। पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध में यही थोड़ा सा फर्क है। पूर्वाग्रह एक सोच है जो कि आपके दिमाग को जकड़ी हुई है, और उसके बेसिस पर हम कोई एक ट्रेडिशन बना लेते हैं, धारणाएं बना लेते हैं। वो जो पार्टिकुलर धारणाएं हमारी है, वो रूढ़िबद्ध धारणाएं कहलाती है, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष के बारे में। अक्सर आप देखिएगा, हालांकि क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, कभी, क्योंकि कभी भी एक साथ ये दोनों ऑप्शन देगा नहीं आपको, या तो पूर्वाग्रह देगा या तो भेदभाव देगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ,
ऑल्दो दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंस है, एक आपके दिमाग की जकड़ी हुई सोच है, एक आपकी एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी अगर वो दोनों ही दे देगा ना ऑप्शन में, तो कोई भी अगर उस पर क्वेश्चन पर क्लेम कर देगा, तो अगर रूढ़िबद्ध ऑप्शन है, तो पूर्वाग्रह ऑप्शन होने के भी चांसेस कुछ परसेंटेज होंगे। पूर्वाग्रह अगर करेक्ट ऑप्शन है, तो रूढ़िबद्ध होने के भी चांसेस होंगे। तो वो कोई अगर उस पे रिक्लेम कर देगा, जो चैलेंज बोलते हैं वो कर देगा, तो फिर सीटेड फँस सकता है। इसलिए कभी 2 ऑप्शन नॉर्मली वो नहीं देगा। देगा भी तो कुछ ऐसे समझा देगा क्वेश्चन में कि क्या है। तो यही जेंडर रूढ़ि पूर्वाग्रह जो है हमारे दिमाग में जकड़ी हुई है, उसके कारण जो धारणाएँ बना लेते हैं, वो हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएँ हैं, है ना? कि लड़कियाँ घर के काम के लिए ही बनी हैं, ये हमारी रूढ़िबद्ध धारणा है। लड़के बाहर के काम के लिए ही बने हैं, ये हमारी रूढ़िबद्ध धारणा है। और भेदभाव क्या है कि इसके बेसिस पर जो हम घटना को अंजाम देते हैं, कि नहीं, तुम जो है घर का ही काम करोगी। अब ये जो बात हो गया, ये एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेशन करना हो गया, है ना? एक हमारा सोच है कि अरे नहीं, उससे दिमाग में कुछ चीज़ें जकड़ी हुई है। ये मेरे दिमाग में नहीं है बस, ये हमारे पूर्वजों से आई है। ये हमने आपने क्रिएट नहीं किया है। हम आप तो इसको कम कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों से आई है, वो पूर्वाग्रह है ना? वो हमारा बनाया हुआ नहीं है। लेकिन उस पूर्वाग्रह के बेसिस पर भी जो हम एक धारणा बना लिए अपना, एक होता है कि आपने जो आपको मिला, वो पूर्वाग्रह है। अब आपने धारणा बना ली, तो वो रूढ़िबद्धता हो गया। अब उसके बेसिस पर आप एक्टिविटी करने लगे, तो वो आपकी भेदभाव हो गए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ये विद्यालय में भी होता है, विद्यालय में भी ये भी क्वेश्चन आपको खूब आता है। कोई शिक्षक अगर पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं, जैसे चाहे लड़की के साथ करे कि लड़का के साथ करे, खूब इस पर क्वेश्चन आएगा। लेकिन खुशी की बात ये है कि आप इसको बहुत जनरल नॉलेज के साथ बना सकते हैं। ये क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा, कि आप आराम से देख लीजिएगा कि एक लड़की को ऐसा कर रहा है, आपको भी पता है ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बहुत जनरल क्वेश्चन होगा, इसलिए इस पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करूँगा। आराम से उसका क्वेश्चन बनेगा कि एक लड़की को हमेशा जो है संगीत में ही देना ज़रूरी नहीं है। एक लड़के को हमेशा गणित में ही देना ज़रूरी नहीं है, इस प्रकार की सोच है। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन देख लिए हैं अभी तक के जितने सीटेट ने पूछे हैं। एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से ऐसा नहीं आया है जिसमें कन्फ्यूजन हो, ठीक है? हमने खुद ही बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चन कराए, उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं सीटेट में। लेकिन आपको इस तीनों में जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। अब देखिए, यहीं पर हमारा एक टॉपिक आ जाता है जो इंडिविजुअल डिफरेंस। हम समावेशी शिक्षा पे आगे चलेंगे, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस एक टॉपिक आ जाता है। इस पर स्किनर साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया था जो बड़ा फेमस हुआ कि हम व्यक्तिक भिन्नता से हमारा वो तात्पर्य है उन सभी पहलुओं से जिसका कि मापन और मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन किया जा सके, है ना? याद होगा आप लोग को, रिवाइज सोच लीजिए एक बार। तो ये स्किनर का कथन था। वहीं जेम्स टेबल ने कह दिया था कि कोई भी व्यक्ति अपने समूह के जो फिजिकल या जो मेंटल क्वालिटी है, शारीरिक मानसिक गुण है, उसके औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसको व्यक्तिगत भिन्नता बोल देते हैं। वही टॉलर ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि शरीर का जो रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि इत्यादि ये सब चीजें हैं, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, ये जितनी भी चीजें हैं, इसमें जो अंतर है, अभी जैसे इतने लोग जुड़े हुए हैं, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा है। चेहरे में हो, एक्सप्रेशन में हो, बोलने में हो, एक्टिविटी में हो, हैं? कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई स्टाइल मार के बैठा है। ये सब डिफरेंस है। हमारा व्यवहार भी डिफरेंस है, हमारा इमोशन भी डिफरेंस है, हमारी सामाजिकता भी डिफरेंस है। कोई बोलते समय बहुत हैपनिंग तरीके से बोलता है, कोई बहुत नीरस तरीके से बोलता है, कोई बहुत एटीट्यूड में बोलता है, कोई बहुत डेप्थ में बोलता है, किसी की बात में ज़िम्मेदारी लगती है, किसी की बात में लापरवाही लगती है। ये सब डिफरेंस है। हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, हमारी सोच, हमारे स्टैंड पॉइंट, हमारी मान्यता, हर चीज़ में डिफरेंस है। और ये डिफरेंस कई कारणों से है। चाहे हम जाति को ले लें, धर्म को ले लें, संस्कृति को ले लें, भाषा को ले लें, अपने हेरिडिटी को ले लें, बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से कि यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है? तो इसके अंतर्गत अब जैसे देखिए कि एक लैंग्वेज के बेसिस पर डिफरेंस होता है। तो आप एक भाषा बोलते हैं, मैं एक भाषा बोलता हूँ, कोई और एक भाषा बोलता है। आपके बोलने के टोन अलग है, मेरे टोन अलग है, उसके टोन अलग है। कौन खराब, कौन बढ़िया? कुछ नहीं। बेस अगर ये कर देंगे तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। कोई खराब, कोई बढ़िया नहीं। वैयक्तिक भिन्नता और वैयक्तिक भेदभाव, ये दोनों पूरी अलग चीज है। वैयक्तिक भिन्नता मतलब आप सच्चाई को जान रहे हैं, और ये जो वैयक्तिक भेदभाव आप कर देते हैं किसी भी के साथ किसी भी बेसिस पर, वो आप बेवकूफी करते हैं। तो भिन्नता है, भिन्नताएं हैं, पुरुष और स्त्री में भी, इंक्लूसिव एजुकेशन में भी आप पढ़ेंगे भिन्नताएं हैं। हम हर दो व्यक्ति में भिन्नताएं हैं, दो जुड़वा बच्चे में भी भिन्नताएं हैं, पढ़ा है हम लोगों ने। कुछ न कुछ भिन्नताएं होती है, लेकिन उसके बेसिस पर अगर हम कोई भी डिसीजन ले लेते हैं,
जो कि कंप्लीटली अनवांटेड है, जो कि हमने अपने मन से बना दिया है, जिसका कोई रिलेशन नहीं है ना? वो बेसिकली हमें कभी नहीं करना चाहिए। लिंग के आधार पर भिन्नता जो हमने बोला कि ये बात भिन्नता है कि जो लड़कियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनके अंग कोमल होते हैं, वो कोमल होती है, शारीरिक अंग। पुरुष के ज्यादा गठीले होते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं। वजन में भी इन कंपेरिजन टू लड़कियां, लड़के के वजन ज्यादा होता है। ये सब भिन्नताएं हैं, भेदभाव नहीं। ये सब भिन्नताएं सामान्यतया ऑन एन एवरेज पुरुष लड़कियों से लंबे होते हैं, ये भिन्नता है ना? और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धि लड़कियों की ज्यादा होगी या लड़कों की ज्यादा होगी, इसका कोई स्टैंड पॉइंट हमारा नहीं होना चाहिए। बुद्धियां हर इंसान की अलग अलग होती है, उसमें लड़के हो लड़की हो जो भी हो, किसी की भी सबकी अलग अलग होती है। समझ गए? तो इसलिए ये कहीं ना कहीं हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आईक्यू ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। जो चीजें एक्चुअल है उसको हम भिन्नता बोलेंगे, लेकिन जैसे ही आप उन चीजों पर चले गए जो उचित नहीं है, वो फिर आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, आपने बेवकूफी कर दी। भिन्नताएं इमोशन के आधार पर भी होती है। हम सबकी इमोशन, कोई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, किसी के अंदर बहुत पेशेंस है, इस बेसिस पर भी भिन्नताएं होती है। आपको जब भी क्वेश्चन आएंगे, आपको बहुत आसानी से दिया रहेगा कि ये जो है भिन्नताएं हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि वो भिन्नताएं हों। और अच्छा, एक और क्वेश्चन अभी एकदम से मेरे दिमाग में आ गया, ऐसा पूछता है कई बार ना, मतलब एक्टिव और पैसिव सेंटेंस रहता है, जैसे कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है। एक एक होता है फैक्ट होता है, जैसे कि स्त्रियां कोमल होती हैं, ये फैक्ट है और सच्चाई भी है। लेकिन स्त्रियां पढ़ाई में कमजोर होती हैं, ये गलत है। लेकिन यहां पर एक पैसिव दे देगा किसी के थ्रू कि हमारे समाज का ये मानना है कि स्त्रियां बाहरी कामों को नहीं कर सकती है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और आगे भी पूछेगा। ये आप लोग फंस जाते हैं यहां पर जाके हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ने में। अगर ये बोल देगा ना कि हमारे समाज का ये एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस, मतलब ये किसी और के थ्रू आपको बोल रहा है ना? तो ये उनका स्टैंड पॉइंट है। जैसे कि आनुवंशिकता पर्यावरण जब हम पढ़ते हैं, तो एक बोलता है, वाटसन का कहना है कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो, हेरिडिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डकैत, पुलिस, जो चाहे सब बना दूंगा। ये उनका स्टैंड पॉइंट है। ये अगर मेरे से फैक्ट में पूछा जाएगा कि बच्चे का आनुवंशिकता का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे बच्चा दे दो, हम कुछ भी बना देंगे, मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन अगर बोलेगा कि वाटसन के अनुसार, तो मैं बोलूंगा हाँ। तो समाज के अनुसार वो सेंटेंस करेक्ट है कि समाज वैसा मानती है। लेकिन 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 अगर एक फैक्ट की तरह मुझे पूछेगा, तो मैं बोलूंगा गलत है। समझ गए? यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन, इस टॉपिक का। इस टॉपिक में और कोई ट्विस्ट नहीं है। ये यही इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। उनको मतलब इसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि ये क्वेश्चन किधर मुझे ले जा पा रहा है, वे में ले जा पा रहा है, किस तरह से ले जा पा रहा है। तो इस तरह की जब चीजें होंगी, जब हम समझ जाएंगे, तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ, ये हमको उस तरफ मोड़ रहा है। समाज के माइंड खुला रखना है, हमेशा अपना चीज नहीं थोपना है। हमको जो बोला गया है उस हिसाब से हम सोचेंगे, राइट? तो इसलिए ये जो है स्टैंड पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से पूछा गया है, किसके आधार पर पूछा गया है। ठीक है, एक मिनट रुके, मैं आता हूं, जस्ट आप लोग एक सेकंड। चलिए, कुकर की सीटी बार बार चल रही थी, तो बार बार आवाज आ रही थी, तो खाना हम बाद में बना लेंगे, तो मैंने उनको बंद करवा दिया। हाँ, तो ये मैं बोल रहा था कि ये जो है, ये हमें समझना है कि किस बेसिस पे बोला गया है, तो किस तरह से चीजों को करना है। अब इसके बाद देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस की जब हम बात करते हैं, इसमें सबका अपना अपना स्टेटमेंट है। एक और टर्म आता है इसी के अंदर, हम लोग बोलते हैं गतिक कौशल। गतिक कौशल को कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? मोटर स्किल्स क्या होता है? बेसिकली फिजिकल डेवलपमेंट सब करते हैं, एनीबॉडी? देखिए, संगीता हमेशा रेजेंट करती है, लेकिन मैं चाहता हूँ रोशन भी करते हैं, बाकी लोग भी रेजेंट करिए, इनको तो मैं मौका दूंगा ही। लेकिन अभी आशुतोष जी आए हैं जी, सब लोग मैं चाहता हूँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें जी। बताइए आशुतोष जी, अनम्यूट करिए फटाफट, जल्दी से बताइए, तुरंत जैसे ही आ जाए तुरंत अनम्यूट करिए। नहीं कर पा रहे? नेक्स्ट भानु, आप बताइए।
हेलो। जी बताइए। हाँ सर, अगर हम बात करते हैं गतिक कौशल की, तो गतिक कौशल हमारा वो हो गया कि जो हम गणितात्मक रूप से, शारीरिक रूप से जो दैनिक क्रियाएं करते हैं, जो हम्म कार्य करते हैं, वो हमारे गतिक कौशल के अंतर्गत आ जाएंगे। हम्म जैसे ओके। किसी कार्य अच्छा, को, जैसे फिजिकल मान लिया डेवलपमेंट और खाना इसमें क्या बनाना हो अंतर गया। है? फिजिकल डेवलपमेंट और जो इसकी अगर मैं बात करूं, तो एक शरीर का बढ़ना जो है वो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है। और हम्म हमारे कार्य करने की प्रणाली, कार्य करने की विधि, कार्य करने की पद्धतियां हैं जो, ये हमारा गतिक कौशल है। ओके और ओके। ये जो जी जी आशुतोष बताइए। हम्म सर ये गत्यात्मक कौशल जो है सर, हम्म ये जैसे ये इंडिविजुअल डिफरेंट का था सर, तो इसमें भी हम्म गत्यात्मक कौशल में ये होता है कि आप कितने अच्छे से, जैसे हम किसी चीज को 5 मिनट में करते हैं, वही हम्म दूसरा इंसान जो उसी चीज को 3 मिनट में कर दे रहा है, तो सर करेक्ट। ये गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आता एक्सेलेंट। है। जी श्रेया, आप भी कुछ ऐड करेंगे इसमें? ये सर गतिक कौशल जैसे कि हमारे शारीरिक विकास पर निर्भर करता है, तो हम्म इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि स्थूल गतिक कौशल होता है और एक सूक्ष्म गतिक कौशल होता है, ठीक है। जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियां कार्य करती हैं। गुड। उसे सर हम सकल मोटर कौशल कहते हैं, और जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियां काम करती हैं, जैसे पेन से लिखना कॉपी पे। और जैसे अगर हम बैडमिंटन खेलते हैं तो उसमें हमारी सकल मोटर कौशल काम करता है। तो यही जो सूक्ष्म मोटर कौशल होता है, उसमें हमारी छोटी मांसपेशियां काम करती हैं। वेरी गुड वेरी गुड। श्रेया राय। बिल्कुल सर, श्रेया जी ने भी बिल्कुल सही कहा है सर। मैं बस छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि सर कौशल को हम सीखते हैं, करके सीखते हैं। तो सर गत्यात्मक कौशल जो होता है ना, उसमें बच्चे करके सीखते हैं, चाहे वो छोटी मांसपेशियों से कार्य करके सीखे, चाहे बड़ी मांसपेशियों से करके सीखे, वाह। इसमें बच्चा करके सीखता है। जी बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तीनों चारों आदमी के पॉइंट को मिला देंगे ना, बम्पर डिस्कशन हो गया, जबरदस्त हो गया। मुझे नहीं लगता कि कोई अकेला टीचर इतना कुछ पढ़ा पाएगा। प्रीतम जी बताइए आप। सर गतिक कौशल में जो कोई व्यक्ति जितना अच्छे से कोई काम को करता है और जितना बार करता है, बार बार प्रयास करने से वो उसमें निपुण हो जाता है, तो उसकी गतिक कौशल अच्छी होती है। जैसे मान लीजिए कोई ही करते हैं तो शुरुआत में उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब वो बार बार करते हैं तो बार बार करने से उसकी कौशल बहुत अच्छी हो बहुत जाती है बढ़िया और वो बहुत बार बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस चीजों को मैं अभी समराइज करूंगा। स्किल्स, गतिक कौशल, और पहली बात तो फिजिकल डेवलपमेंट में मैंने डिफरेंस पूछा था। हमारी बॉडी क्या कर सकती है वो मेरा फिजिकल डेवलपमेंट है। हमारी बॉडी क्या है, क्या कर सकती है, मेरा फिजिकल डेवलपमेंट है। लेकिन हमारी बॉडी से हम क्या काम लेते हैं वो मेरा मोटर स्किल्स है। क्वेश्चन में यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, मुझे पता है। जब आएगा तो आपको लगेगा दोनों ऑप्शन में रहेगा, शारीरिक भी रहेगा, मोटर भी रहेगा। क्रिया की बात हो रही होगी तो हम मोटर स्किल्स चूज करेंगे। बॉडी के डेवलपमेंट की बात हो रही होगी, फिजिकल आपके स्टेमिना की बात हो रही होगी, आपकी क्षमता की बात हो रही होगी कि आपकी बॉडी मतलब किसी की डेवलपमेंट इस तरह से उस तरह से है, तो वो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि उससे स्किल्स की बात बच्चों ने की, तो स्किल्स जैसे ही आ गया कि उससे आप कुछ काम कर रहे हैं, अभी उससे आप एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो आपकी गतिक कौशल होगी। आप बेसिकली वो एक्टिविटी करके करते हैं। और ये भी बात से मैं एग्री करता हूं कि जब भी मोटर कौशल है, आप सभी लोग चाहे, एक तो सूक्ष्म और गतिक, इस पे पक्का एक क्वेश्चन आ रहा है, पक्का आ रहा है, मतलब या तो सूक्ष्म पे या तो मैंने सारे क्वेश्चन देख लिया, आपको कराए नहीं अभी प्रीवियस ईयर, आपने भी देखे होंगे। ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें ये पूछा नहीं। तो गतिक कौशल से बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है। आप कलम से लिख रहे हैं, सूक्ष्म कौशल है। दौड़ रहे हैं, वो सकल कौशल है, मतलब फाइन मोटर स्किल्स। लेकिन दो हर कौशल के लिए आप सभी लोग अब करके सीखते हैं। स्किल्स जो होती है वो करके सीखी जाती है। मैं बोल दूंगा कि हवाई जहाज चलाने के लिए ऐसे जाना, ये बटन दबा देना, ऐसे करना, उड़ा लेना, नहीं उड़ा पाओगे। वो मानसिक वृद्धि हो सकती है, आपकी बौद्धिक विकास बढ़ सकता है, लेकिन जब आप हवाई जहाज चलाओगे जाके, तब वो गति करोगे उसके लिए, तभी जाके एक्चुअल में आप सीखोगे। ठीक है, ये गत्यात्मक कौशल इसके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक अगला टॉपिक हम ले लेंगे, वो है हमारा आकलन और मूल्यांकन। इंडिविजुअल डिफरेंस को बहुत गोल मटोल करके पूछा जाता है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। कई मान लीजिए धर्म के आधार पर पूछ दिया, गति मैंने अभी बताई, कहीं सामाजिकता के आधार पर पूछ दिया। एक ही बात समझना है भैया, कोई भी दो आदमी समान नहीं होता है, असमान करने की कोशिश भी नहीं करना है। सबको अपने हिसाब से आगे बढ़ने दो, सबको बढ़ने दो, करने दो। बात अब आ जाती है यहाँ पर इस असेसमेंट एंड इवेल्युएशन की। दो प्रकार का मूल्यांकन होता है। एक होता है
एक आकलन और मूल्यांकन। पहले ये दो टर्म को कौन 40 सेकंड में डिफाइन करेगा? बस टू दी पॉइंट मुझे जानना है। आकलन और मूल्यांकन, आकलन और मूल्यांकन। 1 मिनट, नेहा मोहर बताइए। जी सर, आकलन जो चीज हम प्रोसेस में हो रहा है वो आकलन कहलाएगा, और जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है वो मूल्यांकन कहलाएगा। नहीं, गलत। आकलन छोटा होता है, मूल्यांकन बड़ा होता है। अधिगम की बात करते हैं तब वो प्रक्रिया और उत्पाद आती है कि वो प्रक्रिया भी है, एक उत्पाद भी है। आकलन मतलब अभी जैसे पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको बोल दिया नहीं ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट सही है, ये आकलन है। लेकिन मूल्यांकन है जबकि आपका कुछ गलत होने से आपको कुछ प्रभाव पड़े कि अरे यार गलत हो गया, अब फिर से 1 साल तैयारी करना पड़ेगा, सिलेक्शन नहीं हुआ फिर से 1 साल तैयारी करना पड़ेगा, वो मूल्यांकन है। लेकिन अभी आपका गलत हुआ, फटाक से मैंने बोला गलत है, मैंने सही बता दिया, ये आकलन था। असेसमेंट इज वेरी स्मॉल, मूल्यांकन बड़ा होता है, मूल्यांकन डिसीजन मेकिंग होता है। आकलन मतलब बस जांचना होता है कि हम जांच लिए, मतलब मापन के बाद ही होता है दोनों। मापन किया, मेजरमेंट किया कि ये चीज ठीक था, अब उसके बाद क्या डिसीजन पे पहुंचे कि अच्छा ठीक था तो बहुत बढ़िया बात है आगे बढ़ो, तो आकलन। ये ठीक नहीं था, अच्छा ये सीख लो आगे बढ़ो, आकलन। मूल्यांकन में ठीक था, वाह बहुत बढ़िया, सेलेक्टेड, चलो ताली बजाओ, फेसबुक पे डालो, हो गया, टीचर बन गए। मूल्यांकन नहीं हुआ, अरे यार कल आप अंकल जी आएंगे सुबह सुबह बात करने के लिए, क्या हुआ आपकी बेटी सीटेट का फॉर्म भरी थी, ये इवोल्यूशन हो गया, अब मतलब कोई उस पर चारा नहीं है, बोलना पड़ेगा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो मूल्यांकन है। तो ये बेसिक डिफरेंस आकलन मूल्यांकन में। एक और चीज मैंने जो हमें डेली बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं, जब हमें आकलन और मूल्यांकन वर्ड देके कंपेयर करेगा तब हम ये सब चीज सोचेंगे बच्चों। लेकिन जनरली क्वेश्चन अगर आकलन मूल्यांकन के बीच का नहीं होगा तो इन जनरल आकलन को ही मूल्यांकन बोल दिया जाता है, मूल्यांकन को ही आकलन बोल दिया जाता है। इन जनरल हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली काम तो दोनों का एक ही है ना, मतलब बच्चे की स्थिति को देखना। तो नॉर्मली जब मूल्यांकन वर्ड का आपका क्वेश्चन में यूज होगा तो वो बहुत हार्ड एंड फास्ट जजमेंटल यूज के लिए यूज नहीं होता है, वो नॉर्मल यूज होता है कि बच्चे को पढ़ाना भी है, सिखाना भी है, चेक भी करना है, आगे भी पढ़ाना है, तो गोल मटोल करके मतलब हर बात उसके अंतर्गत आ जाती है। कभी भी आपको डायरेक्ट मूल्यांकन का क्वेश्चन आए तो ये नहीं सोचना अरे दीपक सर ने बोला था, नहीं वो जजमेंट ही होगा, नहीं, ये बस आकलन और मूल्यांकन के बीच जब डिफरेंस पूछेगा तब हम इस चीज को सोचेंगे। इन जनरल जब बोलेगा मूल्यांकन तो उसका कहने का मतलब है कि बच्चे को हम इवेल्युएट कर रहे हैं, एक जनरल इवेल्युएशन कर रहे हैं उसका, उसमें बच्चे को चेक भी करना है, उसमें सब कुछ आ जाता है। अब इसी को डिफाइन करने के लिए उन्होंने मूल्यांकन को या आकलन को, जिसको भी बोलिए, कई पार्टों में बांटा। उसमें एक रख दिया आपको क्या कहते हैं, योगात्मक समेटिव जो आप लोग जानते हैं, दूसरा रख दिया फॉर्मेटिव जिसको रचनात्मक बोलते हैं। अब जब इसके डेफिनेशन आप देखते हैं तो आपको प्रतीत ऐसा होता है कि अरे सर रचनात्मक तो एक्चुअल में आकलन है और समेटिव तो एक्चुअल में मूल्यांकन है। ये जब आप डिफरेंस देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है, और सही महसूस होता है, क्योंकि तीनों सारे अलग अलग डेफिनेशन हैं। आकलन और मूल्यांकन का अलग डिस्कशन है, वो खत्म, अब उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर योगात्मक और रचनात्मक में आते हैं तो कहीं पर आपको योगात्मक आकलन भी वर्ड लिखा रहेगा, कहीं पर योगात्मक मूल्यांकन भी लिखा रह सकता है। तो मुझे उससे नहीं घबराना है कि मैं ये मानूंगा वो एक सेट ऑफ डिस्कशन था कि आकलन और मूल्यांकन का डिफरेंस, ये एक सेट ऑफ डिस्कशन है, योगात्मक और क्या कहते हैं रचनात्मक। तो योगात्मक और रचनात्मक का डिफरेंस कौन क्विकली बताएगा? एनीबडी? प्रीतम बताइए। संरचनात्मक मूल्यांकन में हम बच्चों को क्या सीखा, कितना सीख रहा है, मतलब एज ए रचना करते हैं, हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें जो कमी है उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन हम अंतिम में मूल्यांकन करते हैं कि बच्चों ने साल भर में या 2 महीने में कितना सीखा, वो योगात्मक मूल्यांकन। एक्सेलेंट। रचनात्मक मूल्यांकन क्लियर है कि इसमें रचना की जाती है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन बोलते हैं, संरचनात्मक भी बोलते हैं, रचनात्मक भी बोलते हैं, सृजनात्मक भी कई बार दे दिया जाता है। ये जो हरियाणा टेट, उड़ीसा टेट के एग्जाम होते हैं ना, ये लोग तीसरा वर्ड लिख देगा, आपको इंग्लिश में पढ़िएगा तब पता चलेगा अरे ये फॉर्मेटिव था, तो कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे वर्ड लिख देंगे। तो जहां पर भी मीनिंग होता है चीजों को क्रिएट करने का, बच्चे को सिखाने का, बच्चे को आगे बढ़ाने का, रचना की जाती है। हर जजमेंट का, हर मतलब चेक का अगर मकसद ये रहे कि तुम आगे बढ़ो तो वो रचनात्मक है। अब वही जजमेंट का, वही चेक का अगर मकसद ये हो गया कि तुम्हारा वैल्यू क्या है ना, तो वो हमारा हो गया योगात्मक, समेटिव हो गया। तो नॉर्मली रचनात्मक हमेशा किया जाता है, क्लास के दौरान हमेशा चलते रहता है
लेकिन योगात्मक है जो आपका एनुअल एग्जाम है, जिसके बाद टीचर बोलते हैं देखो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमको नंबर नहीं आया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब एनुअल एग्जाम से पहले तक होता है तो टीचर रहता है कि देखो कम नंबर आया है, तुमको ये टॉपिक रिवाइज कर लो, है ना, नहीं तो फिर फाइनल एग्जाम में देख लेना। तो ये तब तक का जो डिस्कशन है ये रचनात्मक है, चाहे जिस भी टाइप का डिस्कशन हो। बाकी फॉर्मेटिव आप समझ मतलब वो रचनात्मक है, बाकी समेटिव है योगात्मक। योगात्मक को हम लोग सारांशित भी बोलते हैं या अंतरिम भी बोलते हैं, अलग अलग वर्ड है। तो उससे क्या है कि हम उसको फाइनल हम जजमेंट कर लेते हैं कि बच्चा किस फेज में पहुंचा, किस स्टेज में पहुंचा, और इसको अब कैसे वैल्यू देना है। वैल्यू मतलब आप 7th से 8th क्लास में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये डिसीजन होता है। आप टॉप क्या आप रैंक 1 पे हैं, क्या आप फर्स्ट के हैं, क्या सेकंड के हैं, आपका क्लास में रोल नंबर क्या होगा, तो ये सब डिसीजन हुआ ना, ये सब डिसीजन हुआ। लेकिन आपने क्लास में कभी मान लीजिए कुछ बोला, गलती हुई, टीचर ने सुधार दिया, कुछ बोला अच्छा हुआ, टीचर ने ताली बजा दिया, तो ये तो बस चलने की चीजें हैं, ये अगले दिन फिर इसका कोई ये नहीं, तो ये रचनात्मक चीज है, वो बस इंप्रूवमेंट के लिए होता है। अब इसी में जो सबसे हॉट टॉपिक होता है उस पर मैं डिस्कस कर दूंगा, है ना। तो वो है आपका अब तीसरा सेट ऑफ डिस्कशन। पहला हो गया आकलन मूल्यांकन, दूसरा हो गया योगात्मक और रचनात्मक। अब तीसरा सेट ऑफ डिस्कशन, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को समझिएगा, मिक्स मत करिएगा। सर आकलन और योगात्मक मूल्यांकन में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन ही गलत है। आकलन मूल्यांकन में आप डिस्कशन कर सकते हैं, योगात्मक रचनात्मक में आप डिस्कशन कर सकते हैं। सर योगात्मक में और अधिगम का मूल्यांकन में क्या डिफरेंस, क्वेश्चन ही गलत है। मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूं, आपको भी पता है कि इसका क्या डेफिनेशन है, लेकिन क्लियर करिए इस दोनों के बीच। अब यहाँ पर जो हम बता रहे हैं वही अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, ये तीन जो आपका फेमस है, खूब क्वेश्चन आता है। अक्सर अधिगम के रूप में पर ही क्वेश्चन आता है, लेकिन हम ऐसा मान के नहीं चलेंगे, अधिगम के लिए पर भी आता है। अधिगम का मूल्यांकन क्या है, ये आपको देखने में प्रतीत होगा कि जब आकलन मूल्यांकन डिस्कशन कर रहे थे तो मूल्यांकन में जो बोले थे वो यहाँ पे बोल रहे हैं, जब योगात्मक और रचनात्मक बोले थे तो योगात्मक में जो बोले थे वो यहाँ बोल रहे हैं। मन में आ रहा है, बात आपका सही है, लेकिन डिस्कशन को अलग रखिए। अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यहाँ पर बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर आपने जो किया है उसका जजमेंट होता है। आपने आपके अधिगम का आकलन हो रहा है, हार्ड एंड फास्ट चीज है, अब जजमेंट है। क्या पढ़ा है बताओ, 30 नंबर आया, चलो ठीक है, नहीं आया चलो भागो, तो ये अधिगम का आकलन है। तो ये बेसिकली टीचर्स करते हैं और बच्चे को जज करने के लिए करते हैं कि बच्चा को आगे क्या करना है। दूसरा सेट ऑफ डिस्कशन हुआ अधिक इसके अंदर अधिगम के लिए आकलन, जिसको आप लोग को लगेगा कि रचनात्मक है और है भी बेसिकली, लेकिन वो डिस्कशन अलग है, ये अलग है। अधिगम के लिए आकलन में, है ना, मतलब किसके लिए कर रहे हैं ये चीज, है ना। माता पिता बोलते हैं ना कि किसके लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो अधिगम भी बोलता है आपको, आकलन भी बोलता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, तुमको सिखाने के लिए कर रहे हैं, है ना। तुमको हम क्यों, टीचर भी बोलता है कि हम तुमको क्यों डेली डेली बोलते हैं तुम्हारी ये गलती क्या है, इसको ठीक करो ठीक करो, अरे तुमको सिखाने के लिए बोल रहे हैं। ये अधिगम के लिए आकलन है बेसिकली, है ना। आपको ये महसूस होना चाहिए कि ये आपको बढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार से एक आगे अधिगम के रूप में आकलन, ये बाद में ऐड हुआ। ये क्या हुआ कि ये बच्चे खुद कर लेते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप पढ़ते पढ़ते आपको कुछ रियलाइज होता है, अरे ये तो मेरा दिमाग में गलत बैठा था, इसको ये तो ऐसे होगा, है ना। अभी जैसे अभी एक हमारे स्टूडेंट ने बताया, तो किस पॉइंट पे बताया था, अभी चली गई क्या, नेहा जी, नेहा जी ने बताया, तो उन्होंने अधिगम के रूप में आकलन कर लिया होगा, असेसमेंट एज लर्निंग। अरे हाँ, हम मेरे दिमाग में ये बैठा था, ये तो ऐसा होगा, तो उन्होंने अधिगम के रूप में आकलन कर लिया। वो भी आकलन है, लेकिन उसका कोई जजमेंट नहीं, वो आपने अपने इंप्रूवमेंट के लिए किया और आपका इंप्रूवमेंट हो गया। यही है अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है। और वो पढ़ते पढ़ते एक वर्ड और आता है, असेसमेंट इन लर्निंग, अधिगम में आकलन, वो आपको नहीं पूछा जाएगा बाय द वे, लेकिन वो अधिगम के रूप में आकलन टाइप का ही है कि अधिगम में आकलन है ना। मतलब वो जो पढ़ते जाते हैं उसमें फ्लो में आकलन होते जाते हैं। जैसे भी आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं है, आपसे गलती भी नहीं हुई, फिर भी वो होते जा रहा है, तो वो और ज्यादा फ्लो में हो जाता है। अधिगम के रूप में आकलन एटलीस्ट एक पॉइंट पर आके आपको लगता है गलत है और आप अगले सेकंड सुधार लेते हैं, इसके लिए आप जजमेंट की जरूरत नहीं आती है। अधिगम में आकलन और फ्लो में आपको पता भी नहीं चलता है कि कैसे आप तरक्की करते गए। मैं पढ़ा रहा हूँ 10 साल से, मुझे पता ही नहीं कि मैं कब इतना फ्लो में पढ़ाने लगा, पहले मुझे देख देख के पढ़ाना पड़ता था। तो ये एक्चुअल में अधिगम में आकलन है, वो होते जाता आप बढ़ते जाते हैं। इसी का लास्ट जो है
फोर्थ सेट ऑफ डिस्कशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं ही बता रहा हूं इस पे, क्योंकि मैं क्वेश्चन को सोच के बता रहा हूं। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिस्कशन आता है आपका जो निदानात्मक और क्या बोलते हैं, उपचारात्मक, ठीक है, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल। अब ये फोर्थ सेट ऑफ डिस्कशन है, मैं बार बार बोल रहा हूं। वन, पहला क्या था, आकलन मूल्यांकन, खत्म। दूसरा क्या था, योगात्मक रचनात्मक, खत्म। तीसरा क्या था, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम में आकलन, खत्म। अब फोर्थ सेट ऑफ डिस्कशन है, चारों को अलग अलग रख रहे हैं। ये क्या है, निदानात्मक और उपचारात्मक। क्यों मैं अलग अलग रख रहा हूं, क्योंकि जब आप अधिगम के लिए आकलन करते हैं तो उसके डेफिनेशन में भी आप बोलते हैं कि बच्चे को सिखाने के लिए करते हैं, गलतियों को पकड़ते हैं, फिर उसको ठीक कराते हैं। जब आप रचनात्मक बोलते हैं तब भी आप बोलते हैं कि हम रचनात्मक करने के लिए बच्चे के गलतियों को ठीक कराते हैं और उसको इंप्रूव कराते हैं। एक्चुअल में निदान उपचार में भी आप वही करते हैं। तो ये बस आपको अलग तरह से बताने का ढंग है। निदान में उस चीज को, बच्चे की जो एक्चुअल गलतियां हैं, उस गलतियों को पहचानते हैं, है ना। ये गलती एग्जाम में मत करिएगा, निदान को उपचार समझने की। उसका कारण क्या है कि निदान वर्ड हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं। अरे ये प्रॉब्लम हो गया, फिर क्या निदान है इसका। नॉर्मली हम लोग निदान वर्ड यूज करते हैं उसके सॉल्यूशन को खोजने के लिए, लेकिन एक्चुअल में निदान सॉल्यूशन नहीं है। निदान बस प्रॉब्लम को समझना है। निदान जो है, डायग्नोस्टिक, आप जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर होगा आपके आसपास में, ब्लड चेक कराने गए होंगे, कभी कभी फुल बॉडी चेकअप कराते होंगे। वो क्या करता है, वो आपका उपचार थोड़ी करता है। वो ब्लड सैंपल ले जाएगा, वो आपको रिपोर्ट दे देगा, ये तो हीमोग्लोबिन बढ़ गया, एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कल से दौड़ना शुरू करो। तो ये दौड़ना शुरू करो आप खुद डिसाइड करते हैं, वो आपका उपचार है। लेकिन वो रिपोर्ट थोड़ी आपको बोलता है दौड़ना शुरू करो, वो रिपोर्ट थोड़ी बोलता है कि तेल मसाला कम खाना शुरू करो। वो बस आपको बोलता है कि आपका थायराइड इतना है, आपका हीमोग्लोबिन इतना है, आपका प्लेटलेट्स इतना है, दैट्स इट। तो वो उपचार है, इसलिए उसको डायग्नोस्टिक सेंटर बोलते हैं, है ना। अभी अपोलो के डायग्नोस्टिक सेंटर में जाइएगा, वो ब्लड लेगा, सर रिपोर्ट आपका मेल पे आ जाएगा, बस इतना ही काम है उसका। तो वो निदान वही है, डायग्नोस्टिक करना वही है। इंग्लिश वर्ड से ही समझिए, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो किसी भी चीज का डायग्नोस्टिक करना यही है कि हम उसका निदान कर रहे हैं, मतलब हम उसको पता कर रहे हैं। बस पता किया, रिपोर्ट आ गया, अब उसको रिपोर्ट को आप जैसे देखिए, अब रिपोर्ट आपके ऊपर है, आपको उसको कैसे देखना है। अब उसको आप देखिए कि नहीं नहीं हाँ चलता है इतना। जैसे आप कोई रिपोर्ट देखा, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन घटा हुआ है, तो एक आदमी क्या बोला, ऐसे ही रहता है, ये उनका अपना उपचार है, ऐसे घटते बढ़ते। एक आदमी उतना भी पूरा कॉन्शियस हो जाएगा, अरे नहीं नहीं घटा हुआ है, अनार खाओ, ये खाओ, बीट खाओ, तो वो उनका अपना उपचार है। तो उपचार सबका अलग हो सकता है, लेकिन निदान जो है वो आपको पता करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो इसलिए निदान और उपचार कभी भी क्वेश्चन आए क्लियरली कि इसमें बच्चों की कमियों का पता लगाया जाता है, निदान डायग्नोस्टिक, इसमें बच्चों की कमियों को दूर किया जाता है, उपचार रेमेडी। तो ये डिस्कशन रहेगा। मेरा आपसे ये बारंबार रिक्वेस्ट है कि इन सब चीजों को जैसे मैंने अलग समझाया है वैसे ही अलग ध्यान रखिएगा। मैं इसमें इस क्लास में इंक्लूसिव भी ऐड करना चाह रहा था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा भी कम नहीं करना चाह रहा था। तो चलिए इंक्लूसिव हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, लेकिन असेसमेंट और इवेल्युएशन से आप सब लोग भी जानते हैं कि 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आता है और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ाना एक तरफ, चेक करना एक तरफ। पूरा जो टॉपिक है उसमें सब चीजें चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, ये वो तो बुद्धि, तो ये सब क्या है, बच्चे को समझने पढ़ाने से जुड़ा है। ये अकेला सिंगल टॉपिक है जो बच्चे को चेक करने से जुड़ा है ना। तो ये इसका वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही टॉपिक है लेकिन 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन कोई नहीं काटेगा, है ना। और जो पॉइंट मैंने बोला है इसको आप समझिएगा तो पढ़ाना, क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये वो सारे टॉपिक जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस है, गोल मॉडल क्वेश्चन आएंगे, बन जाएंगे आपसे। वो क्या कहते हैं, भेदभाव सब वाला क्वेश्चन है, आराम से बन जाएंगे। ये वाला टॉपिक क्या है, अगर ये क्लियरिटी रहेगी आपको तो आप ये बस ऑप्शन में कंफ्यूज करता है इसमें, और इसको इससे ज्यादा पावर है ही नहीं, इसकी कंटेंट में उससे ज्यादा पावर ही नहीं है कि आपको बस ये आपको ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकता है कि रचनात्मक होगा कि योगात्मक होगा, ये होगा कि वो। बस क्लियर रखना है दिमाग में, चारों सेट ऑफ डिस्कशन अलग है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में बाकी डिस्कशन के साथ। जितना कम से कम क्लास में हो सकेगा मैं पूरा रिवीजन करके कंप्लीट करूंगा, ताकि एग्जाम के टाइम आप 1 बार 2 बार देखिए, उसके बाद एक भी क्वेश्चन ओरिएंटेड डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।